नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं और योर स्टॉक्स यानी आपके सवालों का, आपकी कॉल्स का एक शो जहां पर हम आपके सवालों को शामिल करते हैं और उनके जवाब देते हैं। और आज आपके जवाब देने के लिए दो खास एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, आज हमारे साथ जुड़ेंगे सनी अग्रवाल SBI सिक्योरिटी से और अक्षय पी भागवत JM फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़े, आपको वो तरीके बता देते हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख पा रहे होंगे कि आप व्हाट्सएप कॉल्स और इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए हम तक सवाल पहुंचाएंगे। जब भी आप कॉल करें या जब भी आप अपने सवाल अब तक पहुंचाएं तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताइए। और याद रखिए, जब भी आप कॉल पर हो तो अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट पर रखिए, इससे आपके सवाल सुनने में आसानी होगी। और जाहिर सी बात है, इन सबके बीच बाजार पर एक निगाह बनती है। तो बाजार को अगर हम आज देखें तो बाजार इस वक्त 19,803 पे निफ्टी और 22 अंकों पर, फिलहाल लगभग 23 अंकों पर निफ्टी यहां पर नजर आ रहा है। सेंसेक्स 66,700 के ऊपर, यहां भी लगभग 22 अंकों की तेजी यहां नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में 150 अंकों से ज्यादा का उछाल 46,217 पर ट्रेड करता हुआ। और आज एक बार फिर एडवांसेस का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता हुआ। इस तेजी को लीड करते हुए सिप्ला, बजाज फिनसर्व, डीवी स्लैब, हिंडाल्को और यहां पर प्रेशर आज महिंद्रा एंड महिंद्रा पर नजर आता हुआ। चलिए, सबसे पहले बाजार पर एक नजरिया ले लेते हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा बताएं फिलहाल बाजार को यहां से किस तरह से देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली बाजार में मुझे लगता है कि बाजार अब स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है। जैसे हमने देखा कि अब जो भी रिएक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन देखने मिल रही है बेस्ड ऑन दी जैसे नतीजे आते जा रहे हैं या उनकी जो कंपनीज के आउटलुक है अगले 6 से 12 महीने के, वो हिसाब से अब बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो जो मेन इंडाइसेस है दैट हैज बिकम वेरी रेंज बाउंड 19,400 20,000 के बीच में अब बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन देखने मिल रही है। तो डेफिनेटली जो जो कंपनियों में नतीजे बेहतर आ रहे हैं, जहाँ ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, जहाँ मैक्रो हेडविंड्स है नहीं, वो कंपनियों में एक उछाल देखने मिलेगा और वहाँ पैसे लगाने की सलाह भी रहेगी। एट द सेम टाइम सेक्टर जो लगाड़ थे वो अब थोड़े आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फार्मा हो गया, फार्मा में ऑफ लेट कमेंट्री भी बेहतर आ रही है। हमने सिप्ला के कॉन कॉल में ये सुना कि यूएस में कहीं ना कहीं काफी सारे प्लांट में शटडाउन हुआ है, उसके चलते जो प्राइस इरोजन जो यूएस मार्केट में हुआ था वो कहीं थम सा गया है। और अब यहाँ से दैट इज द रीजन वी हैव सीन वेरी गुड नंबर फ्रॉम सिप्ला आल्सो। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। तो डेफिनेटली अब जो पहले वाला जब जो बाजार था जहाँ एक सेक्टर के सभी स्टॉक चलते थे, अब शायद वो सिलसिला, वो जो दौर है वो खत्म हुआ। डेफिनेटली अब यहाँ से इंडिविजुअल स्टॉक पिकर्स का मार्केट हो चुका है। ठीक है, बाजार पर ये व्यू सनी का, लेकिन नतीजों का फोकस बाजार में भरपूर है और हम देख रहे हैं कि जैसे कि बातचीत हो रही है अभी, सिप्ला की नतीजे बहुत ही स्ट्रांग इसके आए हैं। यूएस की आय का इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, मार्जिन का गाइडेंस भी बढ़ाया है। तो सिप्ला में हम तेजी देख रहे हैं और सिप्ला ही नहीं, आप फार्मा सेक्टर के तमाम शेयर देखेंगे जो आज 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। सन फार्मा, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज समेत ऐसे कई शेयर हैं जो आपको आज 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए ये शेयर दिखेंगे। ये शेयरों की लिस्ट भी आपके सामने हम रखेंगे और उस पर आगे अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे। आप देखिए, अरविंदो फार्मा, ल्यूपिन, ये सारे के सारे शेयर जो हैं 1 साल की ऊंचाई पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब जो कुछ दिक्कतें थी अमेरिकी बाजार से, वहाँ के कारोबार से, वो दूर हो रही हैं और फिर से एक डिमांड का मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है फार्मा कंपनीज के लिए। इस पर आगे फोकस करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर हम निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एमएनएम आपको सबसे ऊपर दिखेगा, करीब करीब 6 से 7% के आसपास की कमजोरी है, क्योंकि आरबीएल बैंक के साथ जो उन्होंने डील की है 4%, 3.5% का स्टेक लिया है 417 करोड़ में, ये बाजार को पसंद नहीं आया है। इसके चलते शेयर टूट रहा है। लेकिन इसी ग्रुप की एक और कंपनी टेक महिंद्रा, उसके नतीजे कमजोर आए हैं और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार 5वें सत्र में कमजोरी है। और वजह यह कि कल जो नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हमारे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा वो खराब हैं। 4% की कमजोरी शेयर में हम देख रहे हैं और मुनाफे में तकरीबन 38% के आसपास की गिरावट है। टेक महिंद्रा के जरा नतीजों को समझते हैं, मैनेजमेंट का इस पर क्या व्यू है जरा ये भी जानते हैं। और कंपनी के CFO रोहित आनंद और MD एंड CEO CP गुरनानी और MD एंड CEO मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनानी साहब, पहले आपके पास आएंगे। आप तीनों का पहले बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो सदेश पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि
आईटी जो सेक्टर था उसके लिए ये साल बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि अमेरिका में अपनी दिक्कतें थी, वहाँ पर इन्फ्लेशन की दिक्कत थी, डिमांड की दिक्कत थी, और कहीं ना कहीं कोविड के बाद आपने जो रैली एंजॉय की थी उस पर भी ब्रेक लगना ही था। आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो बुरा दौर है वो पीछे छूट गया है, या फिर अभी कुछ समय तक, 1-2 तिमाहियों तक ये जारी रहेगा यहाँ से अभी? क्लियरली जो अगला क्वार्टर या जो उसके आने वाले क्वार्टर्स हैं, उसमें हमारा ये मानना है कि हमारे जो 3 वेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पहला वेक्टर है building a talent pool, building a technology pool to serve the market. उसमें जो हमारा फोकस रहा है और रहेगा वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा अगले क्वार्टर की परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा वेक्टर है इंटरनल कॉस्ट के ऊपर रीलुक करना और उसमें कुछ सिंप्लिसिटी लाना, कुछ ऑप्टिमाइज करना। मेरे ख्याल से वो लीवर धीरे धीरे काम करेगा, बट उसका फायदा जरूर नजर आएगा। और तीसरा चीज है कि ग्रोथ में कुछ वर्टिकल्स, कुछ ज्योग्राफीज या कुछ कस्टमर्स में अगर हम रीप्रायोरिटाइज करेंगे तो हमें रिजल्ट्स बेटर नजर आएंगे। तो ये तीनों वेक्टर्स पे काम हो रहा है, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन थोड़ा और शार्प करना है, बट डेफिनेटली अगले क्वार्टर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। बिल्कुल। रोहित, अगला सवाल आपसे होगा मार्जिन को लेकर। इस बार हमने देखा कि थोड़ी सुस्त ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अब आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस आप शेयर करेंगे? क्या हम उम्मीद करें कि साल अंत तक डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी मार्जिन में? मेरा मानना भी सीपी की तरह सेम ही है कि हम अगले क्वार्टर इंप्रूवमेंट लाएंगे सीक्वेंशियली फॉर द ईयर एज वी मूव फॉरवर्ड। हमारे लीवर्स जो मार्जिन के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया है दैट हमारा सबकॉन कॉस्ट थोड़ा हायर साइड पे, वो हमने कम किया है, उसको हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेंगे जैसे कि हम साल में आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमने आर्टिकुलेट किया कि जूनियराइजेशन और पिरामिड करेक्शन भी एक इनिशिएटिव है जो हम वाइडली कंसिडर करेंगे और उससे हमें एवरेज कॉस्ट इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगा। हम ऑफशोरिंग को भी ड्राइव करेंगे जैसे कि साल में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी ऑपरेटिंग लीवर्स हम कंटिन्यूसली ड्राइव करेंगे। और नॉन स्ट्रेटेजिक बिजनेस भी हमने एक आर्टिकुलेट किया था कि हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम उसको डाइवर्स करें, तो वो भी हमें फोकस और मार्जिन में इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। बिल्कुल। लेकिन रोहित, एक चीज़ और है कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन है वो क्या है, और इन सब को देखते हुए क्या डबल डिजिट मार्जिन जो है वो मुमकिन दिखती है? डाइवेस्टमेंट काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने लास्ट ईयर थोड़ा सा बिजनेस जहां नॉन स्ट्रेटेजिक और लो मार्जिन था वो बंद किया था अराउंड एनुअल $60 मिलियन। हमने बोला था कि हम सिमिलर पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं। सिंस वो काफी मल्टीपल एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट होता है, उसका टाइमलाइन देना मुश्किल है, बट आई कैन से दैट इट्स टुवर्ड्स द मैच्योरिटी स्टेज राइट नाउ। इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, अगेन मैं एक नंबर नहीं देना चाहूंगा, बट मैंने आपको लीवर्स इसलिए बताया है कि हमारे पास ऑपरेटिंग लीवर्स हैं काफी जो जिस पे हम काम करेंगे और यहाँ से रिजल्ट्स हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मोहित जी, के आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको ही अब कंपनी को यहाँ से एक आकार देना है, आप तमाम लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, गुरनानी साहब का आपको मदद भी मिल रही होगी। ये बताइए कि क्लाइंट से आपकी जो बातचीत चल रही है वो कैसी लग रही है? क्या जो संकेत हैं वो उत्साहजनक आ रहे हैं? आगे भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? पिछले 4-6 हफ्ते में मैं जो क्लाइंट से मिला हूं तो ऑब्वियसली स्लो डाउन और अनसर्टेनिटी काफी प्रिवेल कर रही है हर मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट क्लाइंट से पड़ रहा है। कुछ सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ सेक्टर्स पे कम इम्पैक्ट पड़ा है। और आई थिंक हमारे जितने पीयर्स ने रिपोर्ट किया है वो टेलीकॉम सेक्टर पे मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अगर आप हमारा ही बिजनेस देखें
मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक में, रिटेल में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है ये स्लो डाउन का। ठीक है मोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो टेक महिंद्रा आगे को लेकर परिस्थितियां उतनी शायद चैलेंजिंग ना रहें, लेकिन आज स्टॉक के लिए और जो इसके निवेशक हैं वो मायूस जरूर होंगे। हालांकि रिकॉर्ड हाइस पर 52 की ऊंचाई पर जो शेयर गया था 1250 रुपए के भाव के आसपास, वहां से 5वें सत्र में लगातार ये शेयर टूट रहा है और 4% की आज इसमें नरमी है। लेकिन निफ्टी के आज नतीजे जो आने वाले थे, नेस्ले, टाटा, बजाज फिनसर्व, उसमें से नेस्ले के नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा 698 करोड़ से घटकर 510 करोड़ रुपए का फिगर आया है, तो थोड़ा सा निराशाजनक। मुनाफे के फ्रंट पर आय की बात करें तो आय बढ़ी है, 4000 करोड़ से बढ़कर 4600 करोड़ रुपए से ऊपर आय चली गई है। मार्जिन के आंकड़ों पर हमें इसका इंतजार रहेगा। और वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर कैसे आते हैं, क्योंकि तमाम एफएमसीजी कंपनीज के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये ईयर रहा है और खास तौर से अगर हम ग्रामीण मांग की बात करें तो उसको लेकर दिक्कतें रही हैं। हालांकि एक जो चीज़ फेवर में रही है नेस्ले जैसी कंपनीज के लिए कि कहीं ना कहीं कॉस्ट प्रेशर जो रहता था थोड़ा सा पिछली तिमाही में वो कम ज़रूर हुआ होगा, उसके चलते शायद मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। लेकिन नेस्ले एक बार फिर से आपको नंबर बता दें, बड़े साइज का शेयर है, देखिए 22,500 रुपये से ऊपर का इसका भाव है, लेकिन आय बड़ी है 4000 करोड़ से बढ़ के 4600 करोड़ रुपए। और मुनाफे की अगर हम बात करें तो मुनाफे में हम देख रहे हैं कि इसमें भी बढ़ोतरी है 170 करोड़ रुपए के आसपास की। तो पहले दोनों जो आंकड़े हैं वो ठीक ठाक है नेस्ले के। मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ ये दो की ट्रिगर होते हैं जब हम एफएमसीजी को, यानी कि खपत वाली जो कंपनियों को जब हम एनालाइज करते हैं, उनके बारे में जब चर्चा करते हैं, तो वो फैक्टर हमें ज़रूर देखना चाहिए। और उसके बाद कंपनी की कमेंट्री क्या आती है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होगी, क्योंकि ये नंबर्स पीछे के हैं और आगे का अब भविष्य कैसा होगा इस पर हमें देखना होगा। इस पर आगे हम अपने एक्सपर्ट से एक बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सनी हमारे साथ हैं, सनी से कमेंट जरूर लेंगे। सनी, नेस्ले आपको नंबर्स कैसे लगे और आपकी नजर कहां पर है फिलहाल और क्या सलाह देंगे आप? यार नेस्ले जो टॉप लाइन है डेफिनेटली इसमें ग्रोथ दिख रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में इम्पैक्ट लग रहा है। तो डेफिनेटली नेस्ले में बेसिकली जो आपने बहुत सही कहा कि दो पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रैक करने के लिए, वो है वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा ऑन इन्फ्लेशन साइड। अगर मुझे याद है कि नेस्ले में मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा रहता है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो वहां कहीं ना कहीं हमने ये पाया है कि जितनी भी कंपनी थी जैसे जुबिलेंट फूडवर्क, उसमें भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ग्रॉस मार्जिन पे होते हुए दिखा था। तो वो चीज नेस्ले में डेफिनेटली ट्रैक करनी होगी, प्रेस रिलीज एक बार ओपन करके देखनी होगी कि क्या नंबर आए हैं। बाकी अदरवाइज तो नंबर ओवरऑल इन लाइन ही लग रहे हैं। लेट्स सी वॉल्यूम ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे क्या आउटलुक कंपनी ने दिया है। ठीक है, नेस्ले लोअर लेवल से सुधरता हुआ, हालांकि जो शुरुआत आज दिन की हुई थी वहां से शेयर जरूर नीचे है, लेकिन मार्जिन के अच्छे आंकड़े हैं। आप देखिए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 20% से बढ़कर 23% की मार्जिन रिपोर्ट की है और शेयर जो आपको नीचे दिख रहा था पूरा का पूरा अब ये रिकवरी इसमें हो गई है, अब ये हर निशान में आने की तैयारी कर रहा है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट से हम व्यू ले लेते हैं नेस्ले के नतीजों पर और आगे की चाल पर। गौरांग शाह, मार्केट के बड़े नाम, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नेस्ले के बारे में आपका क्या व्यू है गौरांग, क्योंकि देखिए नतीजे इसके जो है मार्जिन के फ्रंट पर अच्छे हैं, मुनाफे के फ्रंट पर बेहतर हैं और आय की बात करें तो वो भी बढ़िया निकल के आ रही है। अब वॉल्यूम ग्रोथ वाला एक मैटर है और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है उस पर नजर रहेगी। आपको कैसा दिख रहा है शेयर ये? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो आंकड़ों पर टिप्पणी करने से पहले डिस्क्लोजर देना जरूरी है और नेस्ले पर हमारे जो कंपनी है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और इबिडा, मार्जिन और टॉप लाइन यानी कि आय, सभी में जो आंकड़ा आया है मेरे ख्याल से जो बाजार में अनुमान था उससे बेहतर आया है। और हमारा आकलन ये भी कहता है कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से जो मांग आएगी उससे शायद वॉल्यूम ग्रोथ में भी आपको एक बेहतर या फिर अच्छा आंकड़ा आता हुआ नजर आएगा। एक दिक्कत जो एफएमसीजी क्षेत्रों को थी वो थी लागत खर्च को लेकर के। पिछले वित्तीय वर्ष में दूसरी तीसरी तिमाही में लागत खर्च को लेकर के दबाव था, लेकिन अब वो परिस्थिति सुधर रही है और उसके आधार पर हमें लग रहा है कि आने वाले तिमाही नतीजों में जो मुनाफे का मार्जिन है उसमें और भी बढ़त या फिर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ठीक है गौरांग सर, एक सवाल और है।
अब नेस्ले, चूंकि आप देखिए शेयर इतना भारी भरकम है, मतलब इस साइज के शेयर बहुत कम है अगर आप बाजार में खोजने जाएं। क्या कहीं वैल्यूएशन वाला कंसर्न है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करीब करीब 85-86 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है शेयर। देखिए अभिषेक, आप अगर बाजार में कुछ चीज लेने जाते हैं अपने लिए तो आप अच्छी चीज खरीदेंगे, और अच्छी चीज खरीदने के लिए आपको शायद बहुत थोड़ा ऊपर की तरफ का दाम भी देना पड़ता है, क्योंकि वो चीज अच्छी है। अगर आप बुरी चीज खरीदेंगे तो आपको सस्ते भाव में मिल जाएगी। तो मूल्यांकन जो है अभिषेक, वो निर्भर करता है एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो मूल्यांकन भी अपने आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बिल्कुल सही बात है, अच्छी चीज़ थोड़ी महंगी तो होगी, प्रीमियम वो कमांड करेगी, और नेस्ले भी ये प्रीमियम कमांड करता है। कहाँ हमने 6-6.5 हज़ार के भाव देखे थे, अभी शेयर 22-24 हज़ार रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हैं प्राइमरी मार्केट के एक्शन पर, और इस बीच नेट वेब टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई। काफी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, करीब 90% के प्रीमियम के साथ एनएससी पर 947 रुपए पर कंपनी की लिस्टिंग हुई है। इस पर हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नेट वेब टेक्नोलॉजीज के सीएमडी संजय लोढ़ा जी। संजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इचीना स्वदेश को। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के आय में हमने देखा कि शानदार ग्रोथ देखने को मिली अगर FY21 से कंपेयर करें तो, और कंपनी औसतन करीब 70% से ज़्यादा ग्रोथ अपने आय में अभी तक दिखा रही है। अब आने वाले समय में भी आपसे जानना चाहेंगे क्या कि ये पेस आगे भी सस्टेनेबल रहेगा? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके और आप सारे आपके दर्शकों का और हमारे इन्वेस्टर्स का, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारे ऊपर दिखाया है। डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दिया है तो उसको उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर हमें खरा उतरना है। दूसरी क्या है, देखिए कारण क्या है, नेटवेब क्या है, कम्प्लीटली मेक इन इंडिया कंपनी है। ये हम लोग पूरे स्टैक में काम करते हैं। जैसे क्या है, हम अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं, अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर स्टैक है, हम लोग का सर्विस स्टैक है। सो इससे क्या होता है, एक तो एंड टू एंड सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हम जिस डोमेन में हैं, जैसे कि हम सुपर कंप्यूटिंग डोमेन में है जो कि ग्रोथ एरिया है। दूसरा, हम क्लाउड में हैं, प्राइवेट क्लाउड एंड HCI में है, प्राइवेट क्लाउड एंड HCI इज ऑल्सो ग्रोथ एरिया। AI आपको पता है किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि सारे डोमेन हमारे ग्रोथ एरिया, इसी के चलते हमारी ग्रोथ पहले हो रही थी और इसी की ग्रोथ आगे हमारी ग्रोथ होगी, इसमें मेरे को कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स का एडॉप्शन, हमारे कस्टमर्स का टोटल जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली होता रहेगा। संजय जी, एक चीज़ और, अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो ये फिलहाल 90 करोड़ पे है। ज़रा हमें आगे का थोड़ा गाइडेंस देखें, फॉरवर्ड लुकिंग क्या है? देखिए ऐसा है, जैसे मैंने जो पहले बताया कि टोटल जो हमें दिख रहा है ना, जिस तरीके से हमारा ग्रोथ मोमेंटम चलता आया है और आगे हमें मार्केट बहुत अच्छी दिख रही है। बिकॉज देखिए हमारे कस्टमर्स जो हैं, हमारे कस्टमर 50% गवर्नमेंट होते हैं, 50% लार्ज इंटरप्राइज होते हैं, और दोनों ही सेगमेंट्स में हमारे प्रोडक्ट्स का टोटल अडॉप्शन अच्छा है। दूसरा क्या है, देखिए हम लोग ऑर्डर बुक तो हमारी अच्छी है, रॉबस्ट है, लेकिन ऑर्डर बुक से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन हमारी बहुत रॉबस्ट है, बिकॉज बेसिकली ये सारे सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स जो हैं सब प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं। तो इसमें बेसिकली पाइपलाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पाइपलाइन हमारी बहुत रॉबस्ट है, जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। संजय जी, एक बार अपने दर्शकों के लिए हम चाहेंगे और आपके निवेशकों के लिए, क्योंकि जो नए निवेशक आपको अब देख रहे हैं इस धमाकेदार लिस्टिंग के बाद, एक बार थोड़े सा आसान भाषा में समझा दीजिए कि आप करते क्या हैं, और दूसरी चीज़, आप जिस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं उसमें आपकी मोनोपोली है, जाहिर तौर पर इससे आपके पास प्राइसिंग पावर भी है, लेकिन बावजूद इसके जो मार्जिन के आंकड़े हैं वो 15% के आसपास की है। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने की है, और क्या आगे आप इसको और बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं?
अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। तो देखिए ऐसा है, नेटवेब क्या है, 25 साल पुरानी कंपनी 25 साल पहले शुरू हुई थी और इंडिया में हमारा बहुत ही, हम हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर फोकस रखते हैं। नॉर्मली आप जो भी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखेंगे वो नॉर्मली वॉल्यूम के ऊपर फोकस करती है, लेकिन हम लोगों ने अपना फोकस शुरू से हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर रखा, जो इसके अंदर अगर सबसे पहला प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं वो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर भी हमारा है, डिज़ाइन हम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक भी हमारा है। वैसे ही हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट लाइन है वो है प्राइवेट क्लाउड एंड HCI। प्राइवेट क्लाउड HCI में भी हमारा हार्डवेयर है, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक है, हमारा पूरा सर्विसेज स्टैक है। ये दो सेगमेंट से हमारा करीब करीब 75% ऑफ रेवेन्यू आता है। और हमारे लिए जो तीसरा सेगमेंट है वो AI सिस्टम्स एंड वर्कस्टेशंस है, जो कि आपको पता है किस तरह से AI ग्रो कर रहा है। तो हमारा अगेन यहाँ पे भी पूरा का पूरा एंड टू एंड स्टैक है और हमारे पास हमारा एप्लीकेशन जो हमने नया डेवलप किया है, जो कि इसका नाम क्यूबाइट्स है, जो कि पूरे AI की वर्कफ्लो को काफ़ी हेल्प करता है कस्टमर को हैंडल करने में। ये हमारे लिए ग्रोथ एरिया है। इसके अलावा हम हाई एंड स्टोरेज करते हैं, डेटा सेंटर सर्वर्स करते हैं और हाई एंड सर्विसेज करते हैं। और हमारे कस्टमर्स आप देखोगे लार्ज हाई एंड गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IITs, इस तरह के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो होते हैं, या फिर लार्ज इंटरप्राइज होते हैं। तो इस तरह के हमारे कस्टमर्स होते हैं। हमारे प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन सारे इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड हैं। हम इंडिया गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए क्वालिफाई करते हैं और हम लोग हमारे प्रोडक्ट सारे, और हम लोगों को दोनों वी आर पार्ट ऑफ द हार्डवेयर PLI फॉर आवर सर्वर्स एंड ऑल्सो फॉर द टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग ऑल्सो। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये हमारे नटसेल में क्या हम करते हैं ये है। और जहाँ तक मार्जिन पे आपका सवाल है, देखिए कारण क्या है कि हम थोड़ी अलग यूनिक तरह की कंपनी है। प्राइमरली अगर देखेंगे तो क्या है कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपटीशन को देख के बनाया नहीं है। तो आप ये बोलेंगे मोनोपोली है, मोनोपोली वर्ड में नहीं यूज करना चाहता हूँ क्लियरली, बिकॉज MNC कंपटीशन है। हो सकता है एक कंपनी हमसे कम्पीट नहीं कर सकती है, तो हार्डवेयर कंपनी किसी सॉफ्टवेयर के साथ आती है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी किसी हार्डवेयर के साथ आती है, लेकिन कंपटीशन हमारे को मिलता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं सब प्रोडक्शन ग्रेड है। तो लेकिन अगर आप मार्जिन कंपैरिजन करोगे ना, जिन कंपनियों से हम कम्पीट करते हैं उनसे हमारी मार्जिन हम 25% से ऊपर ग्रॉस पे हैं अगर देखें तो। अगर हमारी जो बाकी जो हमारा जो कंपटीशन है वो सब सिंगल डिजिट पे है, तो देयर इज अ गुड लॉट ऑफ अ डिफरेंस एक्चुअली। और ये सारा प्रोडक्शन हम B2C को बेचते नहीं है, B2B को बेचते हैं। सारा मैच्योर्ड मार्केट है, कस्टमर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप होता है, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। इसलिए मार्जिन मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल है और बहुत बढ़िया है। और बेसिकली कुछ एरियाज में जैसे कि हम AI में, अब हमारा बिजनेस पहले अभी तक टोटल मिक्स में 7% था, वो इंक्रीज करेगा। सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करने वाले, नेटवर्किंग स्विचेस हम लोग बनाने वाले, इन पे थोड़ा मार्जिन बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है अगले 2 से 3 सालों में 3 से 4% GP में इंक्रीज आएगा। ठीक है, ठीक है। संजय जी, आपने सब कुछ बड़े अच्छे से खूबसूरती से बता दिया। उम्मीद करेंगे निवेशकों को या फिर दर्शकों को समझ में आ भी गया होगा सारी चीज़ें, और सारी आपकी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इतनी धमाकेदार लिस्टिंग ऑलमोस्ट 90% के प्रीमियम पर ये शेयर अब खड़ा है। आप ही बताइए कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि अब आपकी कंपनी में पैसे क्यों लगाएं, क्यों शेयर खरीदें, तो इसके लिए कंपनी की ग्रोथ के लिए ट्रिगर क्या होंगे? थोड़ा संक्षिप्त जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए कंपनी के ग्रोथ के ट्रिगर्स में क्या है, एक तो देखिए हम काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग लाइन का एक्सपेंशन करना है, जो कि हमने अपनी डिटेल्स में भी लिखा था। तो नई SMT लाइन वगैरह लगेगी जो कि हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। दूसरा क्या है कि अब हम लोग पहले कम्प्लीटली, अभी तक हमारा 99% बिजनेस भारत से आता था, अब हमको एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी देख रहे हैं। सिंस हम लोग पूरा एंड टू एंड स्टैक बनाते हैं, तो हमारे लिए इंडिया से बाहर बेचना भी आसान है। लेकिन हम लोग सब जगह एक साथ नहीं जा सकते, बिकॉज ये सारा प्रोडक्शन ग्रेड में यूज़ होता है, तो सपोर्ट एंड सर्विस मैकेनिज्म हमारे को बनाना पड़ेगा पहले, इसलिए हम स्टेज वाइज में जाएंगे। तो ये है। दूसरा क्या है, बहुत सारे डोमेन्स में हमारी जैसे सुपर कंप्यूटिंग आज के दिन काफ़ी ग्रो कर रहा है, चाहे प्राइवेट क्लाउड BFSI में आज के दिन जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सबके RFPs आ रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है हमारे लिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और ये है कि नेटवर्किंग स्विचेस हम बनाना इंडिया में शुरू कर रहे हैं। हम सरकार की नेटवर्किंग और टेलीकॉम PLI के पार्ट भी हैं। दूसरा, हम पूरा मेक इन इंडिया 5G ORAN एंड टू एंड बना रहे हैं। ये अगर देखेंगे, ये सारी की सारी ग्रोथ एरियाज हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारे को फ्यूचर ग्रोथ को फ्यूल करेगा।
ओके संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और कंपनी के बारे में आगे की विस्तार योजनाओं के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करते हैं आपसे आगे भी हम संपर्क करेंगे। चलिए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज के सीएमडी हमारे साथ जुड़े थे। एक बार कंपनी पर राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से भी। सनी, आप सजेस्ट करिए। नेटवेब शानदार रिस्पांस मिला है लिस्टिंग को और करीब करीब 90% प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट हुई है 900 रुपये के आसपास। अभी मौजूदा लेवल पर कंपनी कैसी लग रही है आपको? अभी भी किसी को अगर एंट्री लेनी होगी तो क्या सजेस्ट करेंगे एंट्री लेने के लिए, या अभी थोड़ा वेट करें? ओवरऑल कंपनी पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? या डेफिनेटली लिस्टिंग काफी अच्छी हुई है और बिजनेस का ग्रोथ आउटलुक भी काफी अच्छा है। मैं अभी मैनेजमेंट का इंटरव्यू मैं भी सुन रहा था, तो पूरे जो न्यू एज बिजनेसेस है, वेदर इज ऑन एआई, डेटा सेंटर, जितने भी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है उसमें कंपनी काम करती है। बट एट करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है कि अब कंपनी का मार्केट कैप हो गया होगा तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी ने FY23 में तकरीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। अगर मैं ये भी मान लेता हूँ कि अगले 3 साल में प्रॉफिट दुगना होगा, तो मोटा मोटी 100 करोड़ का प्रॉफिट, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, 50 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है कंपनी। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें ग्रेजुअल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आज काफी एक यूफोरिया भी है, स्टॉक का पहला दिन है ट्रेडिंग का। मे बी अगले कुछ दिनों में थोड़ा जब ये पुल बैक होगा स्टॉक, उस वक्त इसमें एंट्री करना चाहिए। बट हालांकि यहाँ जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ये 2-3 साल का अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो वो एक्सपेक्टेशन से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर है तो मे बी शायद कुछ समय तक इसमें रिटर्न ना बने अभी ये लेवल से। यहाँ पर जो है वो लंबी अवधि के लिए नजरिया सनी जी का नेटवेब के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। कीर्ति है इंदौर मध्य प्रदेश से। गुड मॉर्निंग कीर्ति, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल IRCTC पर है। ये मैंने 900 परचेज किए थे और मुझे 6 मंथ के लिए इसका व्यू चाहिए था सर। मैंने क्या करना चाहिए इसको? ठीक है, कितने रुपए पे लिया था आपने? जी सर 900 पर। अच्छा, कितने स्टॉक हैं आपके पास? 10 शेयर हैं सर। ठीक है, 10 शेयर 900 के लेवल पे IRCTC। चलिए चलते हैं। अक्षय बताएं, IRCTC पे आपका कोई खास नजरिया? गुड मॉर्निंग। तो IRCTC का अगर मैं टेक्निकल प्राइस चार्ट स्टडी करूं तो काफी टाइम से एक बड़े से रेंज में ट्रेड हो रहा है। जो लोअर एंड ऑफ द रेंज बन रहा है उसका है 550 और ऊपर एंड ऑफ द रेंज है 750। तो मैंने सुना कि आपकी खरीदारी काफी ऊपर के स्तर पे जो है करीबन 900, तो 900 के लेवल जरूर मिल सकते हैं आपको, पर जो टाइम की अवधि रहेगी ये 900 पाने में वो करीबन 6 महीने के ऊपर चली जाएगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप रुक सकते हैं उसमें तो आप 6 मंथ्स प्लस वेटिंग पीरियड रहेगा आपका प्राइस वापस आने के लिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज और लंबा चल सकता है इसमें। अगर रिस्क मैनेजमेंट के दौर पे आप कोई स्टॉप लॉस रख के इसमें चलना चाहते हैं तो इस 500 के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। 900 मिल सकते हैं पर आपको टाइम देना पड़ेगा ट्रेड में, शायद 6 महीने के ऊपर। IRCTC काफी लंबे समय से दायरे में है और ये व्यू आपके लिए। गुजरात से निमेश हमारे साथ है। निमेश नमस्कार, बताइए क्या जानना है आपको? मैंने एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर लिए है। अरे वाह, 32 के भाव से लिए। हेलो, 32 के भाव पर? हेलो, हाँ 32 के भाव पे 100 शेयर लिए और दूसरा 458 के भाव से 60 शेयर लिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा सवाल है मेरे को एफोर्डेबल रोबोटिक्स में निवेश करना है। एफोर्डेबल रोबोटिक्स करके शेयर है, उसमें निवेश करना है। फंडामेंटल कैसा है कंपनी का वो जानना है और किस भाव से लेने का। बिल्कुल जानते हैं। कुछ दिन पहले हम एफोर्डेबल रोबोटिक्स के मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। बढ़िया कंपनी है, अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपर्ट से व्यू जानेंगे इस पर। लेकिन एक्शन कंस्ट्रक्शंस, पहले तो आपको बहुत बधाई। मतलब आपके ना स्टॉक पिकिंग के साथ साथ धैर्य की भी दाद देनी होगी कि आपने इसको होल्ड किया हुआ है, क्योंकि एक्शन कंस्ट्रक्शन, सांघवी मूवर्स, जो क्रेन सर्विस वाली कंपनियां हैं, एक्सकेवेशन वाली जो मशीन्स बनाती हैं, वहां पर हमने धमाकेदार तेजी देखी और दोनों शेयर ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इस पर अक्षय आप ही व्यू दीजिए। एक्शन कंस्ट्रक्शंस में आपको कहां के दायरे खुले हुए दिख रहे हैं? 750 रुपए के आसपास का भाव तो हो गया इसका।
पहले बात तो एक्शन कंस्ट्रक्शन में आपने जो टाइम किया है, बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया आपने इसको टाइम किया है, क्योंकि ये वन वे चला है स्टॉक 200 से 740 का जो स्तर चल रहा है। मेरा मानना है कि आप इसको अभी भी होल्ड कीजिए। हालांकि इसका जो मोमेंटम है स्टॉक में, अभी ये महीने में उसने काफी बहुत जोर शोर से पकड़ा हुआ है। करीबन 1000 के आसपास आपको ये स्टॉक जल्दी ही 1.5 से 2 महीने के अंदर मिल सकते हैं। वहां पे आप एक बार मुनाफा वसूली करने का सोच सकते हैं। तो करंट स्तर पे होल्ड कीजिए, 1000 के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, वहां पे रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, 1000 रुपए मतलब 32 रुपए का इन्होंने लिया है प्रशांत, और 1000 रुपए के टारगेट्स अक्षय की तरफ से इनको मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर आप इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि ये प्री इलेक्शन ईयर है, सरकार के बहुत सारे अटके हुए काम भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, तो इस बिल्कुल आप इसे हिलिए मत, स्टॉप लॉस अपने ऊपर करते जाइए, ये सलाह है। लेकिन अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इस कंपनी पर खास तौर से व्यू चाहा है निमेश ने। सनी आपसे संक्षेप में जवाब लेंगे, क्योंकि थोड़ा समय की कमी और दर्शकों की एक लंबी कतार है जिनके जवाब देने हैं। आप बताइए क्या करना है इसमें। एक्चुअली मेरी ये कंपनी देखी हुई नहीं है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं कंपनी के ऊपर एक व्यू बना के, जब तक हम लोग अगले दर्शक का क्वेश्चन लेते ठीक है, हैं। अगले दर्शक के पास जाते हैं, Meanwhile, अगले दर्शक के पास जाते हैं, फिर से आपके पास लौट के आएंगे। जरा कंपनी आप देख लीजिए। लेकिन दिल्ली से संजय का सवाल लेंगे, ट्विटर के जरिए सवाल आए हैं, और संजय के पास है पीएनबी के 3000 शेयर 50 रुपए के भाव पर। कल पीएनबी के शेयर में हमने शानदार तेजी देखी और अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास जाकर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले महीने भर में देखेंगे तो 25% के आसपास की रैली पीएनबी में आ चुकी है 50 रुपए के स्तर से। अक्षय, पीएनबी इस पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इसका मजबूत है, क्या अभी और चलेगा ये? पीएनबी का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। बैंकों में जो है बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, काफी सारे बैंकों ने गए 1.5 महीने की अवधि में। तो हमारा मानना है कि 63 के स्तर पे अगर आपने पीएनबी होल्ड करा है तो इसको रखिए। करीबन और 3 महीने का टाइम अगर देंगे तो जो प्राइस चार्ट है वहां पे हमें 90 के टारगेट्स दिख रहे हैं, 90। तो वो टारगेट आपको 3-3.5 महीने तक मिलने चाहिए। अगर आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बना के चलना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं तो वो 40 का रहेगा। पर हमारा मानना है कि आपको 90 के टारगेट जल्द ही देखने को मिलेंगे इसमें। ओके, तो पीएनबी को होल्ड करके रखिए, 90 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अभी भी आपको मुनाफा ही है, नतीजे भी अच्छे आए थे कंपनी के, और 90 के लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं पीएनबी में। चलिए कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं। और जिंदल स्टेनलेस, इस कंपनी ने भी अपने नतीजे घोषित किए और हर फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आय में भी करीब 25% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, और मुनाफा और कामकाजी मुनाफे में भी शानदार ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी और सीएफओ अनुराग मंत्री जुड़ चुके हैं। अनुराग, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी शानदार ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिल रही है। अब आपसे जानना चाहेंगे, इस क्वार्टर में तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, आने वाले तिमाही को लेकर अब क्या आउटलुक बन रहा है आपका? ये जो ग्रोथ हमने इस तिमाही देखी, क्या आगे भी ये जारी रहेगी, स्टेबल रहेगी? तो हमारा अगर मैं क्वार्टर की नहीं बात करके, तिमाही की बात नहीं करके, मैं पूरे साल की बात करता हूँ। जो FY24 का हमारा गाइडेंस है वो अप्रोक्सीमेट 20% वॉल्यूम ग्रोथ का है। तो 20% वॉल्यूम ग्रोथ हम गाइड कर रहे हैं ऑन FY24 ओवर FY23, और which we are now we are confident that we'll be able to achieve because through our product mix and combination of domestic and export markets. ठीक है। अब एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या जो सीजनल इफेक्ट होता है, जो इस वक्त मानसून या बाकी चीज़ों की बात की जाती है, उसको लेके थोड़े कंसर्न रहते हैं, और आगे को लेकर किस तरह का आउटलुक इस लिहाज से, या जिस तरह के पिछले दिनों कुछ हल्के फुल्के सेटबैक्स लगे, उनको लेके कोई खास कंसर्न नजर आ रहा है? देखिए, मार्केट में अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में देखूं तो देयर आर, जैसे यूरोप में काफी प्रेशर है, यूरोप इज नॉट डूइंग वेरी वेल। जो हमारे गुड एक्सपोर्ट मार्केट है, यूएस में देयर वाज अ प्रेशर, बट तो ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो, मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट दिस क्वार्टर भी। बट हमको, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आई थिंक दोज मार्केट शुड इम्प्रूव। सो वो है। लोकल मार्केट में द डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम कुछ प्री फेस्टिव डिमांड जो इंडिया में जनरेट होती है आगे, बिकॉज वी हैव अ लाइनअप ऑफ
फेस्टिव सीजन्स इन इंडिया, तो उसके चलते जो वाइट गुड्स सेगमेंट एंड सम ऑफ द हाई एंड सेगमेंट का जो डिमांड होता है वो हम देख रहे हैं, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन है। तो डोमेस्टिक डिमांड आई मस्ट से कि कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग, ग्लोबली थोड़ा वीक है, लेकिन ओवरऑल हम वी आर कॉन्फिडेंट कि हम 20% मार्जिन ग्रोथ कर पाए, वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, इनफैक्ट दो छोटे छोटे सवाल हैं, उनको मैं क्लब करूंगा। वो ये कि देखिए चीन का मार्केट खुल रहा है, वहाँ पर स्टिमुलस की बात हो रही है, ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? दूसरी चीज़, चूँकि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट शायद आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो मार्जिन आपने पिछली तिमाही के दिया है, क्या इसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे? तो हमारा मार्जिन गाइडेंस साल का FY24 के लिए है 19 से 21 हजार का रेंज है। पिछले तिमाही हमने 20 हजार का मार्जिन किया है, विच इज मिड पॉइंट ऑफ द आवर रेंज। तो ये अभी बिकॉज अभी एक ही क्वार्टर खत्म हुआ है, तो अभी पूरे 3 क्वार्टर बाकी हैं, बट वी आर मेंटेनिंग आवर गाइडेंस ऑफ 19 to 21,000। तो हम उसको हम वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग दैट नंबर्स इफ नॉट एनी सडन अनटुवर्ड इंसिडेंट्स हैपन। चीन का आपने बात किया, वो एक मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि चीन का मार्केट में क्या है, चीन से हमारा जो इंपोर्ट होता है कंट्री में स्टेनलेस स्टील, सो 30 से 35% इंपोर्ट खाली चीन से आ रहा है आज की डेट में ऑफ द कंट्रीज स्टेनलेस स्टील रिक्वायरमेंट। तो वो थोड़ा सा मार्केट पूरा MSME जो सेगमेंट है स्टेनलेस स्टील का, सो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ स्टेनलेस स्टील इज डन बाय MSME सेगमेंट। उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी कैपेसिटी लेस देन 50% यूटिलाइज्ड है। तो इससे एक बहुत लार्ज डिस्टॉर्शन हो रहा है, चीनी जो आयात हो रहा है कंट्री में, उसके नतीजे चलते हैं। और चीन जो बनाता है स्टेनलेस स्टील, वो बनाता है वेरी हाई, जनरली उनके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ब्लास्ट फर्नेस बेस्ड है, तो वो बड़ी हाईली पॉल्यूटिंग है। तो उसके कारण जो मटेरियल हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे खाली मटेरियल ही इंपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि कार्बन एमिशन भी हम कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा जो टारगेट है एज अ कंट्री की कार्बन रिडक्शन करना, बिकॉज हमारा पूरा प्रोसेस इज स्क्रैप बेस्ड है और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बेस्ड है, जो कंपेरेटिवली मच लेस पॉल्यूटिव है। तो वो मटेरियल हम यूज नहीं करके और चीन का मटेरियल जो वेरी हाईली पॉल्यूटिंग है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे कंट्री का जो कार्बन एमिशन सिनारियो वो भी काफी डिस्टॉर्ट हो रहा है। और दूसरा जो MSME सेगमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी एक प्ली दी है, बिकॉज DGTR ने एक इन्वेस्टिगेशन भी किया है, उसमें क्लियरली ये पाया कि 19 से 20% की उनको सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट मिल रहा है। तो वो आई थिंक बहुत जरूरी है कि ओवरऑल स्टेनलेस स्टील इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की CVD को लाना। परफेक्ट सर, बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि कार्बन एमिशन जिसको तमाम देश कोशिश कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रल होने की, और भारत भी उसमें अपना योगदान दे रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ से जो वॉल्यूम ग्रोथ का आपने आंकड़ा शेयर किया है कि यहाँ से क्या गाइडेंस है आपका, वो इनकरेजिंग है। और हम शेयर को हमने चलते हुए देखा भी आपका जो प्रदर्शन रहा है कंपनी का, इस इंडस्ट्री के थोड़ा सा हम कहेंगे कि उलट रहा है, काफ़ी शानदार रहा है। इंडस्ट्री में थोड़ी हमने सुस्ती देखी है, लेकिन आपका प्रदर्शन निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। बाजार पर एक बार लौटेंगे प्रशांत, क्योंकि हम बाजार में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से बहुत तेज़ गिरावट आई है, और आज चूंकि जुलाई सीरीज की एक्सपायरी का दिन भी है, इस सीरीज में हमने 5% की एक तरफा रैली बाजार में देखी है, और इस साल की ये सबसे बढ़िया एक्सपायरी होने जा रही है। आज की सुस्ती के बावजूद भी 5% निफ्टी चला है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर हमने तेजी देखी है। एक व्यू मार्केट पर लेंगे जरा अक्षय, चूंकि दिन के ऊपरी स्तर से अगर आप देखिए तो निफ्टी करीब 100 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक भी लाल निशान में आकर ट्रेड कर रहा है। आज का 46,310 का हाई है, 46,000 के आसपास है, यानी कि 300 अंक नीचे निफ्टी आया है, 100 निफ्टी बैंक आया है, और 300 अंक नीचे निफ्टी बैंक आया है। आप ये बताइए कि बाजार की चाल यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं, और अभी आज का जो सत्र बचा है किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं? क्या लोअर लेवल पर इंडेक्स में एंट्री का मौका है, या फिर कुछ और रणनीति होगी आपकी तरफ से? तो आज का जो वीक, आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, और एक इवेंट के बाद मार्केट आज इवेंट के आउटपुट को डाइजेस्ट कर रहा है, जो फेड की इवेंट थी कल। तो ऊपर की स्तर में काफी मुनाफा वसूली देखने को मिला है आज बाजार के खुलते। यहाँ पे खासकर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंपेयर टू निफ्टी बेटर स्ट्रेंथ दिखने में मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले नेक्स्ट हाफ जो है बाजार में, वहां पे निफ्टी में आपको नीचे में 19,700, अभी 19,750 है, तो 700 के स्तर और 50 से 60 पॉइंट का डाउनसाइड देखने शायद मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सेलिंग प्रेशर काफी सारे देखने को मिली है, स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है।
तो मेरा मानना है कि 50 से 60 पॉइंट नीचे की स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगर जैसे हम अगस्त में एंटर करेंगे कल से, तो वहां पे एक क्रूशियल लेवल रहेगा 19650। ये आप नोट कर लीजिए, 19650 बहुत ही एक अहम स्तर है बाजार के लिए अगस्त महीने के लिए। तो पहले 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाए कि ये सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है कि नहीं बाजार में। पर एक ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो जैसे आपने सही कहा कि मार्केट काफी ओवर स्ट्रेच हो चुका है। जुलाई मंथ वन ऑफ द बेस्ट मंथ था इन टर्म्स ऑफ द प्रायर मंथ गेन्स। तो कभी भी एक छोटा सा नी जर्क रिएक्शन हालांकि मिल सकता है, जो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि वो एक हमें वापस री एंट्री करने के लिए एक मौका देगा बाजार में। तो उसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी होगी अगस्त महीने के लिए। ठीक है, अगस्त महीने के लिए तैयारी करनी होगी। ये तैयारी हम अपने दर्शकों के लिए करवाएंगे। इस शो को तो फिलहाल हम यहाँ पर समेटेंगे। अक्षय और सनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा बातचीत आप लोगों से कम हो पाई, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ हेवी डे था, रिजल्ट पर बातचीत हो रही थी, इसके चलते ये दिक्कत आई। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए और बाजार पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे, पूजा और प्रशांत को दीजिए इजाज़त।